प्रीति बताइए। We run fast to the height, we breathing fast. Very good. Sit down. When we runs to a height, we start breathing fast. What do we breathe in? हिमांशु बताइए। When we breathe in oxygen. Very good. Take your seat. We breathe in oxygen. What does the oxygen gives us? इंदु बताइए। The oxygen gives us energy. Very good. The oxygen gives us energy. But how does this energy forms? ये एनर्जी कैसे फॉर्म होती है ऑक्सीजन से? The energy forms by the respiration. So students, today we will discuss about respiration. Before moving forward, tell me when we hold our breath for some time, how does we feel? पूनम, Ma'am, can we feel? जब हम अपनी सांस थोड़ी When we देर hold our breath for the some time, we feel suffocated. Very good. Sit down. When we hold our breath for some time, we start suffocating. Why we suffocate? मानसी बताइए. Ma'am, we suffocate due to the absence of oxygen. Very good. Due to sit down. Due to absence of oxygen, we start suffocating. But why the absence of oxygen makes us suffocated? हमें ऑक्सीजन की कमी सफोकेटेड क्यों बना देती है? हमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सफोकेटेड इसलिए बना देती है क्योंकि हमारी बॉडी रेस्पिरेशन प्रोसेस करने में फेल हो जाती है. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है. Respiration process is a process in which breakdown of food takes place into energy in the presence of oxygen. Respiration एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू एनर्जी, और ये प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. सो वी कैन डिफाइन रेस्पिरेशन एज इट इज a process of breakdown of food into energy in the presence of ऑक्सीजन. हम डेली बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक स्टडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग. सारी एक्टिविटीज के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है. हम खाना खाते हैं और ये खाना डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है, और ये शुगर होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. तो ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है तो हमें एनर्जी देता है, और इसी के साथ साथ एक CO2 रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम एक रिएक्शन के थ्रू जानते हैं. हमारी बॉडी का में जो शुगर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करती है, और साथ ही साथ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, तो दो प्रोसेस इसके साथ होती है. पहला है ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन. हिमांशु आगे आइए. एक गहरी सांस लीजिए और अब रिलीज कीजिए. जब इन्होंने गहरी सांस ली तो उसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब इन्होंने सांस को छोड़ा, एक्सहेल किया तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
ब्रीदिंग खिलाती है। थैंक यू, बैठ जाइए। सो ब्रीदिंग को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं मसल्स पर जहां जहां हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां ये शुगर से बाइंड अप होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों प्रोसेस मिलके रेस्पिरेशन को कंप्लीट करती है। सो रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से होती है। पहली ब्रीदिंग और दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग होती है इसमें इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें ब्रेकडाउन होता है शुगर का और एनर्जी रिलीज होती है। हर बॉडी में रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों की जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट चाइल्ड से थोड़ा कम होता है और चाइल्ड का एडल्ट से कम होता है और एडल्ट का ओल्ड से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती है जिस वजह से रेस्पिरेटरी रेट कम और ज़्यादा हो सकता है। तो जो एक एवरेज रेस्पिरेटरी रेट हम लोगों ने जाना है वो है 20 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। तो अगर हमें रेस्पिरेटरी रेट फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रेस्पिरेटरी रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स। तो अगर हमें किसी का रेस्पिरेटरी रेट निकालना है तो हमें उसके 1 मिनट में उसने कितनी ब्रीथ्स ली है वो काउंट करना पड़ेगा और उसे 60 से डिवाइड करके 1 मिनट में उसने कितनी ली है। तो आप सब इसे अपनी नोटबुक में उतारिए और मैं साथ ही साथ आपको एक बार ये रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और एनर्जी का लिबरेशन होता है वो, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। जो हमारी बॉडी में शुगर होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं ये ऑक्सीजन से बाइंड अप होती है और एनर्जी रिलीज करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस दो प्रोसेस से फॉलो होती है, पहली है ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर ब्रीदिंग में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इनहेल O2 and exhale CO2, whereas in the cellular respiration the breakdown of food takes place in the cell and the energy liberates। अगर हमें किसी बॉडी का रेस्पिरेटरी रेट फाइंड करना है तो हम उसकी नंबर ऑफ ब्रीथ्स को वो कितनी ब्रीथ 1 मिनट में ले रहा है तो उसे काउंट करते हैं। आप सबने इसे नोट कर लिया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे बताइए व्हाट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस? पूरा बताइए। Ma'am, a process of breakdown of food into energy in the presence of oxygen. It is known as respiration process. Very good. The respiration process is the breakdown of food into energy in the presence of oxygen. Now tell me, what do we inhale? सोनाक्षी बताइए। Ma'am, we inhale oxygen. Very good. We inhale oxygen. What does the oxygen do? नीरज बताइए। When oxygen provides energy to our body. Very good. The oxygen, sit down. The oxygen provides, sit down Sonakshi. The oxygen provides energy to our body. But what happens when our body do not get sufficient oxygen? How does the energy produce? जब हमें sufficient oxygen नहीं मिलता है energy produce करने के लिए तो हमारी body में तब energy कैसे बनती होगी? When our body fails to do
when our body do not get sufficient oxygen, our body start doing anaerobic respiration. Generally respiration दो तरीके के होते हैं. रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं. पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें रेस्पिरेशन होता है बॉडी में और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब एरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी में होता है तो लार्ज अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये रेस्पिरेशन जनरली काउस, ह्यूमंस, बर्ड्स और सभी मैमल्स में पाया जाता है. तो we can define aerobic respiration as respiration which takes place in presence of oxygen. इसमें लार्ज अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लूकोज. और जब ये ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. दूसरा जो होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. इसमें लेस अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये जनरली बैक्टीरिया एंड यीस्ट में पाया जाता है. सो वी कैन डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन as respiration which takes place in absence of oxygen. इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसमें जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारी बॉडी का जो शुगर होती है दैट इज ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन इसमें है नहीं, तो इसमें एनर्जी तो फॉर्म होती है बट साथ ही साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन भी होता है. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. तो इस वजह से ये रेस्पिरेशन हमें बैक्टीरिया और यीस्ट सेल में देखने को मिलता है. वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इसलिए उन्हें एनारोब्स भी कहा जाता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनर्जी और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज में जब वाइन्स और बेवरेजेस का फॉर्मेशन होता है उस समय भी एनारोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स का यूज करा जाता है. ये कभी कभी ह्यूमंस में भी दिखाई देता है. कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जब ह्यूमंस बहुत हैवी वर्क करते हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज, तो उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. उनकी मसल्स की उस समय डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है एनर्जी की, और सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिलने के बाद ना मिलने की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता ही है, लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है. तो उस समय
जैसे इसमें एनर्जी और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत हैवी वर्क करते हैं और अगले दिन आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आप फील कर रहे होते हैं, तो वो क्रैम्प्स सिर्फ लैक्टिक एसिड के ही वजह से आपकी बॉडी में फील हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोटबुक में उतार लिया? Yes, ma'am. वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. आपको टाइप्स, दोनों टाइप्स की रेस्पिरेशन समझ आ गए? Yes, ma'am. तो अब मुझे बताइए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? रीना बताइए। Ma'am, energy, carbon dioxide and water are the product of aerobic respiration. वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। Respiration which takes place in the presence of oxygen. Which type of respiration is this? Respiration. बताइए भावना। Ma'am, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Very good. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. Name some, sit down. Name some organisms which do aerobic respiration. यामिनी आप बताइए। And humans, birds and cows are some beings which do aerobic respiration. Good down. Good. Sit down. Humans, cows, mammals are the examples who do aerobic respiration. Aerobic respiration. But where does this respiration takes place? ये respiration body में कहाँ होता है? Respiration हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। हमारे सराउंडिंग पर एयर अवेलेबल होती है जिसे हम इनहेल करते हैं जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है और उसके अंदर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया गया है। हमारी सराउंडिंग पर एयर अवेलेबल होती है जिसमें से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी नेजल कैविटी पर एंटर करती है और जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे नोस्ट्रिल पर ही अटक जाता है। तो यहाँ नेजल पैसेज से सीधे वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो फेरिंग्स में पहुंचता है, दैट इज विंड पाइप। उसे विंड पाइप भी कहा जाता है। वो विंड पाइप से होते हुए हमारे ट्रेकियास पे पाए जाते हैं। ट्रेकियास हमारे लोअर नेक पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें फील होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। ये ट्रेकियास डिवाइडेड होते हैं इनटू ब्रोंकाइल्स। ये ब्रोंकाइल्स हमारे सीधे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स पर इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस दिखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ट्रेकियास से एयर एंटर करती है हमारे लंग्स पर, तो जब भी एयर हमारे लंग्स पर एंटर करती है तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब वो थोड़े फूल जाते हैं। और इसके बाहर से आप एक व्हाइट कलर की स्केलेटल कवरिंग दिखेंगे, इसको रिब केज कहा जाता है। ये रिब केज हमारे लंग्स को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहे होते हैं। तो जब ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं और नीचे जो ये डायफ्राम होता है ये भी थोड़ा फ्लैट हो जाता है, मतलब ये थोड़ा नीचे को आ जाता है। ब्रोंकाइल्स की एंड पर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे एल्वोलाई कहा जाता है वो ब्लड कैपिलरीज से अटैच होते हैं और वहीं पर जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स पर होती है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है और यही ब्लड में ट्रांसफर होकर सेल्स पर पहुंचकर रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो इन बैक हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है, तो वहीं पर ये लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जब आती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो फिर से श्रिंक हो जाते हैं और डायफ्राम ऊपर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है और जो सारी डायफ्राम को अपनी पुरानी पोजीशन पर आने की वजह से वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट हो जाती है और इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारी बॉडी पे। तो सबसे पहले एयर जो हमारी बॉडी पे हमारी सराउंडिंग प्रेजेंट होती है वो हम इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे नेजल पैसेज पर पहुंचती है। नेजल पैसेज से वो हमारी ट्रेकियास पर पहुंचती है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप
ट्रेकिया से होते हुए वो हमारे लंग्स पर एंटर करती है। अब जब लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। लंग्स से एल्वियोलाई और फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स पर पहुंचती है जहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी पर एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। जिस तरीके से ह्यूमन की बॉडी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उसमें लंग्स नेजल पैसेज होता है, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जो फिशेस होती है वो पानी में रहती हैं, वहां इनफ ऑक्सीजन तो नहीं होती है, उनके पास जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है वाटर के, मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर पे ही मिली हुई होती है, तो वो उनके पास रेस्पायर करने के लिए गिल्स होते हैं। सो वी कैन से दैट fish have gills to respire. फिशेस से आप नीचे पर देखेंगे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। ये होते हैं उनके गिल्स। अब फिशेस को पानी पे रहते हैं तो उनके पास गिल्स हैं, लेकिन जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच, वो तो ना पानी पे रहते हैं और वो जमीन पर रहते हैं और उनके पास लंग्स भी नहीं होते हैं, तो उनको रेस्पायर करने के लिए ट्रेकियाज होते हैं। Cockroach have tracheas. ये एक ट्यूब सिस्टम होता है। कॉकरोचेस की पूरी बॉडी पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, जहां से ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस उनकी बॉडी में कंप्लीट होता है। इनके अब कॉकरोचेस के पास है ट्रेकियाज और फिशेस के पास है गिल्स, लेकिन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत स्लाइमी होती है, ना उनके पास गिल्स होते हैं और ना ही लंग्स होते हैं और ना ही ट्रेकियाज होते हैं, तो उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक सेपरेटली नहीं होता है। उनकी बॉडी में छोटे छोटे मिनट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। वो अपनी स्किन से करते हैं, उन जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे उन्हें तो अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू स्किन। छोटे छोटे मिनट पोर्स होते हैं जिन्हें हम सामने से तो नहीं देख सकते, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसमें देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर हम इनहेल करते हैं, वो पहले हमारी नेजल कैविटी में एंटर करती है, उसके बाद ट्रेकियाज पे पहुंचती है और ट्रेकियाज के थ्रू हमारे लंग्स पर जाती है, जहां पर गैसेस का इंटरचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी पर जाती है और जो रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम ब्रीद आउट करते हैं। और जैसे ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए, उसी तरह फिशेस के पास गिल्स होते हैं, कॉकरोचेस के पास ट्रेकियाज होते हैं और अर्थवॉर्म के पास स्किन होती है। किसी को कोई डाउट? आपने सब कॉपी पर उतारा? वेरी गुड। तो चलिए अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश? इंदु बताइए। Gills is the respiratory organ of fish. Very good. Gills is the respiratory organ of the fish. What is anaerobic respiration? नीरज बताइए। Anaerobic respiration is the respiration which takes place in the absence of oxygen. Very good. Respiration, anaerobic respiration is the respiration which takes place in the absence of oxygen. Name some organism who respire through tracheas. बताइए तनुजा। Cockroach is the insect which respires through tracheas. Good. Sit down. Cockroach is the organism who respire through tracheas. So students, this is your homework. इसे आप घर से करके लाइएगा और कल मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगी।
रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। सबने उतार लिया? Yes, ma'am. गुड। वॉइस अच्छी है, एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं, बोर्ड पे वर्क अच्छा है। सबसे पॉजिटिव आपका ये है कि चार्ट के साथ साथ आप बोर्ड पे भी ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छा माना जाता है। बस एक ही लगा मेरे को कि आप जो है जब स्टूडेंट आपको रिप्लाई दे रहा है और सही दे रहा है तो आप उसको बिठा दीजिए। आप बैठा नहीं रहे हो, खड़े रहने से ऐसा लगता है कि शायद उसने गलत रिप्लाई दिया है आपको और काफ़ी देर तक वो खड़ा है। तो ये सब अच्छा लगा मेरे को, इफेक्टिव टीचिंग में। दो चीज़ें कहूँगी। एक तो तुमने टॉपिक अंडरलाइन नहीं करा ब्लैक बोर्ड पे, तुम बाद में आ रहा है तभी कर तो दो। करेक्ट मैम, बस तीसरा वाला नहीं इसका टॉपिक मेन टॉपिक टीचिंग में में नहीं छोड़ो। टॉपिक ही नहीं किया तुमने। और सेकेंडली ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन बोलते भी वो संग संग लिखना ये भी अच्छा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड यू विल ऑल्सो गिव सम अटेंशन टू योर स्टूडेंट्स, जो आप नहीं देते। आप एक तरफ घुस जाते हो, बस लिखना शुरू कर देते हो, उसके बाद आपका ये ध्यान नहीं रहता है कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, बच्चों की तरफ एक बार पलट कर देखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए सिस्टम ही है ना, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन में सिस्टम ही है कि आप कितने एंगल की डिग्री पे खड़े होगे, ठीक है उतना कोई एंगल नापेगा नहीं, लेकिन इतने साइड से आप लिखो कि आप बच्चे की तरफ आपकी एक निगाह जैसी बनी रही, या फिर लिखते लिखते जहाँ सेंटेंस खत्म हुआ एक बार पलट कर देखा और आपने लिखना शुरू कर दिया। बाकी कंटेंट आपका अच्छा ही होगा, मैम ने चेक करा है, मैम को पता होगा, बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह बनाते हो, सब अच्छा ही है, बाकी मैम बताएंगे। बीइंग अ साइंस टीचर मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ तुम्हारे आज की टीचिंग से, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने तुम्हारी ऑब्जर्व की हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी देखी होंगी। हो सकता है ये नर्वसनेस हो, और जो मैम ने एक पॉइंट रेज किया है वो तुम्हारी टेक्निकल प्रॉब्लम चल ही रही है कि जब तुम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो एक तो मैम ने बताया एंगल वाली जो बात है और इंटरेक्शन वाली बात है, तीसरी एक और बात है तुम बहुत ज़्यादा चिपकते हो ब्लैक बोर्ड, है ना, वो नहीं करना है। दूसरी बात कि रिस्पिरेशन पढ़ा रहे हो और खुद की ही ब्रीथ शॉर्ट फील हो रही है बोलने में, ठीक है, वो घबराहट की वजह से है। टेक्निकली एक जगह तुमने और गलती कर दी। थर्ड टीचिंग पॉइंट जो था तुम्हारा वह है रिस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक, और तुम्हें स्टेटमेंट में रिस्पिरेटरी सिस्टम बताना था, तुमने टीचिंग वहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम पॉइंट एज ए मेंशन कर दिया, चलो वो भी नर्वसनेस में मान लिया तुम, ठीक। एक और गलती की कि आप रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो रहे हो लेकिन आपने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत अवॉइड कर दिया, ठीक है, आपने बाकी सारी चीजें की, वो सब भी छोड़ दिया, और जो भी बताया आप क्लास 8 को पहली बार बता रहे हो, उनके लिए वो टर्म्स न्यू है ना, तो आप उन टर्म्स को रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड दीज आर द ऑर्गन्स, चार्ट में टंगा रहता, दीज आर द ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स के नाम लिखते, ठीक है। इतनी छोटी क्लास में बच्चे उस ऑर्गन को एक बार आपके चार्ट के एक्सप्लेनेशन में सुन के नहीं लिख सकेंगे, तो आपने कंप्लीटली अवॉइड किया है, ये नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन अब आते हैं आपके पॉजिटिव रिमार्क पे। कॉन्फिडेंस अच्छा था, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, वो दिख भी रही थी, लेकिन कमांड आपका जो आपके सब्जेक्ट पे है वो बहुत अच्छा है, वॉइस अच्छी है, और ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत सिस्टमेटिक है, प्रेजेंटेबल है, और टीचिंग एड भी बहुत अच्छा बनाया है आपने। नेक्स्ट रिमार्क आपको मैम देंगे। मैम लोगों ने सारे रिमार्क दे दिए। बाकी ये कि तो आप जब किसी को खड़ा कर दे उसके बाद उसको बिठाने की मतलब पूरा ध्यान रखो कि मैं उस बच्चे को बिठा दूँ, क्योंकि वो ये ध्यान तो रहता है कि अब मुझे कब बोलेगी मैं बैठूँ, मतलब उसका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है कि मैम आगे क्या पढ़ा रही, उसे लगता है मैं बैठ जाऊँ, है ना, तो वही। और एक चिपक के मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, उस पर ध्यान है ना। बाकी और है कि तुमने क्वेश्चन पूछा सोनाक्षी से, सोनाक्षी ने जवाब नहीं दिया, सोनाक्षी जवाब नहीं दिया, तुमने उसे खड़ा था बैठ जाओ, उसके बाद तुमने नीरज को खड़ा करा, फिर नीरज ने जवाब दिया प्रश्न का, फिर तुमने नीरज को बैठाया, फिर सोनाक्षी की तरफ निगाह गई, तूने हाँ भैया तुम भी बैठ जा, है ना, रीइंफोर्समेंट दिए बगैर तो बैठाओ बस। दूसरा इस चीज़ का ध्यान रखो बेटा, और पूनम तो खुद ही बैठ गई, पूनम ने 2000 फालतू को खड़ी है ना पूनम, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट टीचिंग में जो जो कमी अभी रह गई है उसको आप और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी टीचिंग, वेरी गुड।